के शो में इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दे दी। इंतखाबात का इनकाद और लेवल प्लेइंग फील्ड के चुपते सवालात, रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान कर्जों की अदायगी, IMF जायजा मिशन मुल्क में बिगड़ती हुई माली सूरत हाल का जायजा लेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, कौमी सलामती और इंसदादे दहशतगर्दी से मुताल्लिक मसाइल और पेचीदगियां। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब एक खत सदर पाकिस्तान को लिख चुके हैं, जिसके मुताबिक 11 फरवरी की तारीख उन्होंने 2024 प्रपोज कर दी है टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको मौसूल हुआ था। और ये एक अहम दिन है पाकिस्तान में सियासी तारीख के लिहाज से भी। इसकी इम्प्लीकेशंस पर क्या होंगी हम बात भी करेंगे, क्योंकि ये बड़ा अहम दिन तो है ही, और इसके बाद यकीनी तौर पर जो सियासी गर्मा गर्मी है उसमें इजाफे की तवक्कात हैं। जलसे जुलूस, बयानबाजी, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के सवालात, चर्चे, ये तमाम चीजें भी होंगी। लेकिन साथ साथ आज ही के दिन पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का आगाज भी हुआ है $700 मिलियन की ट्रांच के लिए। और ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है $3 बिलियन का, जो पाकिस्तान की लास्ट लाइफलाइन बताया जाता है, इस हवाले से ये अहम तरीन मुज़ाकरात हैं। और इसका तारुफी सेशन जो है आज बताया गया, जिसपे गवर्नर स्टेट बैंक और फाइनेंस टीम अपने जो इनिशियल अहदाफ उन्होंने रिपोर्ट है पेश कर दी IMF को, जिसमें फिस्कल, एक्सटर्नल, मॉनेटरी और एनर्जी साइड पे जो मुख्तलिफ चीजें थी, जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स थे, जो आपकी एडजस्टमेंट्स थी, उनके बारे में उन्होंने जो है इस पर कुछ तारुफी और कुछ इब्तदाई मालूमात फराहम कर दी है। इन मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर भी हमें इस वक्त अहम तरीन नजर रखनी है। और साथ साथ आज अहम तरीन सवाल ये उठाना है कि ठीक उस वक्त जब पाकिस्तान की मईशत शायद कुछ संभल रही है, उस वक्त फिर इलेक्शन की डेट अब अनाउंस हुई है। बहुत से लोग इसको बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं कि एक मुंतखब हुकूमत आएगी, एक सियासी अमल एक ट्रांजिशन के बाद आएगी, तो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव साइन। लेकिन कैन इट ब्रिंग अ टर्मोइल, क्योंकि इससे पहले जब भी हमने देखा है कि माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में आया है, जिसका इम्पैक्ट तकरीबन आम आदमी की जिंदगी पर बदतरीन तरीके से पड़ा है। अजीज निश्तर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, साबिक मेंबर है सरमायाकारी बोर्ड के, टैक्स उमूर पर गहरी नजर रखते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब तहरीक जवानान पाकिस्तान के सरबराह तजिया निगार प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ महमूद मौलवी साहब IPP से साथ मौजूद होंगे। अब्दुल्ला गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे, फाइनली डेट हैज बीन अनाउंस्ड, आप कैसे देखते हैं और हम सही सिमत में बढ़ रहे हैं आगे? गुल साहब। तो तब होगा हमारे पास कोई बाकायदा इलेक्शन कमीशन तो ऐलान कर दिया, लेकिन सियासी जमातों का जो एजेंडा है वो हमारे सामने नहीं है। किसी पार्टी ने, क्योंकि आपस में जबानी कलामी गोलाबारी तो चलती, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अभी इब्तदा है, बहुत सारे अभी मराहिल हैं, इसके अंदर बहुत सारे अभी टिकट होल्डर्स जो हैं, तो लोग बाद में आएंगे पार्टी, वो भी किसी अंडरस्टैंडिंग के जरिए आएंगे। और अगर उनको मुकाम नहीं मिला या उनको टिकट न मिला उनकी मर्जी का, तो जाहिर है कि वो वहां से किनारा कर। तो ये अभी इसमें बहुत सारे मराहिल हैं। फिर इसी तरीके तो लगता है कि आम पाकिस्तान पार्टी का कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी पार्टी के साथ। अगर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो फिर वो किस बुनियाद के ऊपर होगी। और जाहिर है फिर जो मुस्लिम लीग नून में तो लोग जिन्होंने माजी में कुर्बानी, वो कहते हैं कि जी जब जो शरीक कारवान ना थे उनको मंजिल मिल रही है, तो जाहिर है वो भी पार्टी के अंदर बहुत सारे इख्तिलाफ राय हो सकती है। लेकिन इसी तरीके से सिर्फ एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं बल्कि पार्टी को इल्हाक की सूरत बना सकती है। दूसरी तरफ जो है वो PDM की जो जमातें हैं, वो लगता है मुझे जमातें जो है वो कोई ना कोई अपना एक रास्ता बना लेंगी, और वो एक नई PDM ऐसी बनेगी जिसके अंदर बाकायदा जो मौलाना फजल रहमान को तो अपनी क़यादत करती रहेंगे, लेकिन मौलाना फजल रहमान की क़यादत के साथ जो PTI है उसका जोड़ बनता जा रहा है। यानी कि मुस्लिम लीग नवाज की जगह PTI
जो है fill in the blanks का हो जाए। तो ये तमाम वो बातें हैं जो आवाम के अंदर शायद मुझे हासिल ना कर पाए। इसी तरीके से जो मंशूर है कश्मीर के हवाले से, जो आपका गजा के ऊपर अभी सिचुएशन है, मईशत का प्लान, ज़राअत का प्लान है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत बड़े मैटर है। आप इस पे मुतअद्दिद प्रोग्राम कर चुके हैं सलमान खान साहब। सिक्योरिटी की सूरत हाल को आप यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते। आपकी अफगानियों की वापसी का अमल शुरू हुआ है, ये भी इसी सिलसिले में चलेगा, क्योंकि अभी तक जो डेट थी उसके अंदर तो डेडलाइन में 1 माह के अंदर 1,26,000 लोग गए, और उस हिसाब से तो ये तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग बनते हैं, और इससे भी ज्यादा तब बनते हैं तब हुकूमत ने वाज़ेह कहा है कि पहले से वो लोग जो अनरजिस्टर्ड और जो दूसरे फेज में जो रजिस्टर्ड किया, ये एक तवील प्रोसेस है जिससे खैबर पख्तूनख्वा और खास तौर पे जो बलूचिस्तान है उसकी सियासत के ऊपर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो ये जो तमाम बातें तो सामने वही मैं अब्दुल्ला गुल साहब, क्योंकि ये अब्दुल्ला साहब इसमें एक तो माइक्रो लेवल के ऊपर जो सियासी जोड़ तोड़ है वो तो शायद जारी रहता ही है ओवर द ईयर्स। हमने देखा है कोई किसी से मिलता है, कोई किसी से टूटता है, लेकिन ये जो इसको अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, जो मैंने सवाल पूछा कि सिम्त सही है, क्योंकि इस दौरान जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आईएमएफ के साथ बड़े लास्ट लाइफलाइन हम रिजॉर्ट जो हमें मिला था और उसकी टॉक्स चल रही हैं, वो प्रोग्राम भी है, साथ में अफगान रेफ्यूजीज अलग मामला है, फिर उसके अलावा जो हमने यहाँ मामला छेड़े हुए हैं स्मगलिंग के खिलाफ, जखीरा अंदोजी के खिलाफ, डॉलर क्रैकडाउन, तो उसके साथ उस दौरान ये सियासी हंगामा, तो ये हम सही सिंध में जा रहे हैं इंशाल्लाह, आप पुरुमीद हैं, या इसमें आपको लगता है कि कुछ चीजें यकसुई हो सकती हैं, यानी माशी जो यकसुई थोड़ी बहुत आई थी वो दोबारा वापस जा सकती है? क्या लगता है गुल साहब? देखिए ना, माजी के अंदर भी जो हुकूमतें थी उन्होंने माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया। एक दफा हुकूमत आई जिसने क्रैकडाउन शुरू की माफिया के खिलाफ, क्योंकि माफिया जो है कहीं ना होते हैं फोर्सेस के साथ। इसकी बुनियाद के ऊपर जो सिमत है तो नहीं समझता कि ये सिमत जो है वो दुरुस्त जानिब जाएगी, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो फंड भी चाहिए होते हैं। फंड कौन करता है? माफिया। माफिया को आशीर्वाद किसकी होती है? जाहिर पार्टीज की होती है। तो फिर अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है माफिया को सपोर्ट करें तो हमारी जो सिमत है वो दुरुस्त है या नहीं है। फिर IMF वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। IMF का एक प्रोग्राम है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से अभी बहुत सारे उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको जो हमारा था अफगान महाजिर का, वो भी मेरे ख्याल है अब तो वो हमारे पूरा होता जा रहा है। $700 की आप बात की, $700 मिलियन तो ये वो हैं जो कोएलिशन सपोर्ट फंड जो उन्होंने हमारा देना था, ये तो दिए ही नहीं पैसे। असूलन तो ये वो पैसे हैं जो हम खर्च कर चुके हैं और हमें वापस होने चाहिए। इसी तरीके से जो IMF की अभी मजीद शराइत हैं उनके ऊपर अगर अमल दरामद कराते हैं तो आवाम की कीमतें आप देख, अस्तगफिरुल्लाह, ये कान पकड़ लिए मैंने, मुझे बताएं गैस की कीमतों को तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, गैस तो देगी। और उसके बाद जो बिजली की कीमतें हैं तो अभी ऑन गोइंग सूरत हाल है, जो फ्यूल क्राइसिस आ रहा है, तो वो फ्यूल क्राइसिस जो है उस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये एस्टिमेट को दुरुस्त तो नहीं जा सकते। सही, ठीक है। तो ये यकीनी तौर पर ये सारी चीजें इंपैक्ट करेंगी। अजीज साहब, आपकी तरफ आते हुए आप कैसे देख रहे हैं सर ये जो खासतौर पे IMF पाकिस्तान मुज़ाकरात हैं और उस दौरान आज इलेक्शन की अनाउंसमेंट है, क्योंकि इसको पॉजिटिवली है क्योंकि अनसर्टेनिटी तो थी ना कि तारीख आएगी नहीं आएगी। आपके नजदीक आज ये जो गैर यकीनी के बादल छट जाएंगे तो बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा, या आप समझते हैं कि ये मनफी असरात लेकर आएगा, या एक सियासी अदम इस्तेहकाम या हैजान जो माशी इस्तेहकाम को मुतासर करता है उस तरफ हम बढ़ेंगे? खुदा न खास्ता। अजीज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जो भी हालात हैं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन का हो जाना, इवन उसकी सिर्फ एक तारीख का ही आ जाना कम अज़ कम एक डायरेक्शन मुतय्यन कर देगा कि कौम उस तरफ जा रही है, क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसी तरह दूसरी नेशंस, उन सब का यही होता है कि आपके साथ बात करते हुए उन्हें ये पता होना चाहिए ये जो जिनसे हम बात कर रहे हैं ये 5 साल के मैंडेट के साथ हैं, 1 महीने के मैंडेट के साथ हैं, कितनी की सारी ये कमिटमेंट कर सकते हैं, कितनी स्टेबिलिटी है जो ये कह रहे हैं, इनका प्लान क्या है,
इस लिहाज से कि हमारे केयर टेकर जो हैं उनका तो बड़ा एक शॉर्ट लिव्ड सब प्लान होगा, तो उस लिहाज से ये एक बहुत अच्छी एक मुस्बत मैं समझता हूँ डेवलपमेंट है। और ये तारीख़ का ऐलान हो जाना ही जो है वो एक होप की एक सिचुएशन क्रिएट करेगा कि कल को लोगों के इलेक्ट करदा नुमाइंदे जो हैं वो पार्लियामेंट में बैठ के इस कौम की बागडोर को संभालेंगे। साथ ही साथ एक इसका और भी एक एस्पेक्ट है जिसे अमूमन हम लोग जो है वो नहीं देखते। मैं इलेक्शन को, हर इलेक्शन को मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का एक मौका भी समझता हूँ। होता ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, अक्सर वो लोग अमीर उमरा वो हैं जिनके ये पैसे बहुत संभाल के रखे हुए होते हैं कि बचतें होती हैं बाकी चीज़ें। ये जब इस अंदाज की कोई चीज़ आती है तो बहुत सारे लोग जो है, कोई ट्रांसपोर्टर, कोई नारे मारने वाला, कोई बैनर लिखने वाला, कोई और इस तरह की चीज़ें करने वाला, टीवी, रेडियो, अखबार, ये तमाम मीडिया के चैनल्स, और अभी ये सोशल मीडिया आ गया है, उसके थ्रू पता नहीं कितने सारे लोगों की जो है वो फ़ी और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का एक अच्छा मौका है। हमारे जैसी जो है सोशल मोबिलिटी के रास्ते में रुकावट सोसाइटी में ये एक अच्छा मौका है जब लोग अपने काम की खातिर दूसरे लोगों से जो है वो मदद ले रहे होते हैं और उस मदद के अगेंस्ट ये पैसा भी जो है वो दूसरे हाथों में मुंतकिल हो रहा होता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये हमारी आज की इकोनॉमी का इशू क्या है, इकोनॉमी से पैसे कहीं निकल के कहीं चले नहीं गए, वो इकोनॉमी हमारी इस वक्त जो है वो सर्वाइवल मोड में आ गई है। इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कल को क्या हालात होंगे, कैसा होगा, मैं इन्वेस्ट करूं ना करूं। इसी तरह जो बैंकों में पड़ा हुआ सरमाया है वो भी ले दे के कहीं गवर्नमेंट के पास जो है वो कर्जे के लिए जा रहा है, कोई नए प्रोडक्टिव यूजेज में नहीं आ रहा। उस वजह से मैं ये समझता हूँ जब ये वाली चीज़ होगी, एक तो ये इलेक्शन का इटसेल्फ, दूसरा जब ये होप होगी कि आगे 4 साल 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट आ रही है, एक सर्टन मैंडेट के साथ आ रही है और इंशाल्लाह अच्छे मंशूर देखेंगे आप। मैं चाहूँगा कि अवाम लोगों से पूछें कि अवाम इन इलेक्ट होने वाले लोगों से पूछे, मंशूर को एक ऑफर समझे। अजीज साहब ये बताएं, क्योंकि आपने जिस तरह अहाता किया बड़ा खूबसूरती से, आपने दो बहुत मुस्बत पहलू बयान किए और ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वाला भी, लेकिन ये आपको लगता है क्योंकि आपने मैनिफेस्टोस का जिक्र छेड़ा ही है, तो ये जो इलेक्शन है इट विल बी सो अबाउट द इकोनॉमी, क्योंकि हमने देखा था 18 में ये बात बहुत थी कि करप्शन और इस तरह की चीजों पर हमने मैनिफेस्टोस या फिर स्लोगन्स देखे थे। ये इलेक्शन बीइंग एन इकोनॉमिक कमेंटेटर आपको लगता है कि विल बी सोली बेस्ड ऑन इकोनॉमी और खास तौर पे एक आम आदमी की इकोनॉमी जो है उसको बेहतर करने पे तमाम जमातों का मरकज या उनका जो नारे होंगे वो यही होंगे, आपको लगता है अजीज साहब? मैं समझता हूं कि हम हमारे पिछले जो है रीसेंट तमाम इलेक्शन में सबसे ज़्यादा इस इलेक्शन का महवर जो है वो इकोनॉमिक्स होगी, वो इक़्तिसादियात होगी, आम आदमी की इक़्तिसादियात होंगी, क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमी का हाल है वो इंतहाई पेसिमिस्टिक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से जो है कैपिटल शिफ्ट हो रहा है, बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, लेबर शिफ्ट हो रही है, तो ऐसे में इस पॉजिटिव असर पड़ेगा। और मेन जो इसका एजेंडा होगा वो यही कि आप कौन सा पार्टियां क्या क्या मंशूर लेके आती हैं, और वो मंशूर को मैं ये चाहूँगा, जब मैं बात पहले भी कर रहा था कि अवाम कहें कि ये आपने मंशूर दिया था, ये हमने एक्सेप्ट किया, आपको वोट दिया, अब आप पावर में हैं, अब आप इस पर अमल दरामद कीजिए, जो हमारे यहाँ अमूमन नहीं होता। तो इसलिए जो है वो कलेक्टिव वॉइस ये होनी चाहिए, मंशूर और उसके नतीजे में वोट एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहे हैं और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को आने वाली गवर्नमेंट जो है वो फुल्ली अबाइड बाय करे। ठीक है, महमूद मौलवी साहब आपको खुशामदीद कहते हुए आप बताएं, क्योंकि बहुत सी चेमोगोइयाँ थी, बहुत से र्यूमर्स थे कि इंतखाबात शायद इस अरसे में ना हो, 6 माह तवील हो जाए, साल हो जाए, कई लोगों ने कहा नीजिए और आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि आज जो ऐलान हुआ है बड़ा खुशाइंद है, या आपको कोई खदशात हैं कि कहीं इससे जो माशी यकसुई हमें मुयस्सर हुई थी कुछ दिनों के लिए, या कुछ कदर इस्तेहकाम मुयस्सर हुआ था, कुछ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी देखे थे, कहीं वो सारे मौलवी साहब रोल बैक तो नहीं हो जाएंगे? कहीं आपको खदशात तो नहीं है, कहीं कंसर्न्स तो नहीं है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात है कि इलेक्शन के डेट्स जो है आ चुके हैं, और जहां तक आप कह रहे हैं कि जी ये रोल बैक होंगे, मैं इनको रोल बैक इसलिए नहीं देखता हूं
उसकी वजह ये है, ये पॉलिसी जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के मैं कहूँगा अग्रीमेंट के साथ बनाई गई है। ये जितनी पॉलिसी है जो मुल्क के मफाद में है। तो और देखें ना, जो लोगों से लोन की भी बात हो रही है, ये भी ऑब्वियसली आपने देखा आर्मी चीफ गए थे। तो जब इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के साथ ये पॉलिसीज जो बनाई गई, ये रोल बैक नहीं होगा। और उसकी मेन वजह ये है कि आप क्लियर मेजॉरिटी और क्लीन, जिसको कहे ना 2/3 मेजॉरिटी, किसी पार्टी को नहीं मिलेगा। दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम इट वुड बी एन इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट। इसमें ज़्यादातर पार्टियों के लोग होंगे इस हुकूमत में और ये लेके चलेंगे। उसकी वजह ये है कि वी कैनॉट अफोर्ड कि इस वक्त भी जो ये तमाशेबाजी चलती रहे और हम जो है मालूम पड़े इलेक्शन हो और उसके बाद धरने हो और उसके बाद इकोनॉमी का सत्यानाश हो, क्योंकि ये मुल्क की इस वक्त जो है अच्छा महमूद साहब, आप इससे कतई नजर जो आप कह रहे हैं इंशाल्लाह ये हो कि नेशनल गवर्नमेंट हो, लेकिन आपने स्टेटमेंट सुनी है जो अभी से आना शुरू हो गई हैं। जरदारी साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को मैं वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये कहा जा रहा है कि हमें ये नहीं वो नहीं, पीपल्स पार्टी खदशात का इजहार कर रही है। यहाँ सिंध में MQM कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग। तो क्या आपको लगता है कि ये वाकई में वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेशनल गवर्नमेंट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, या कुछ और? ये आपको लगता है कि ये एक सियासतदान काबिल एतबार है कि ये रहेंगे एक इन लाइन, या फिर इधर उधर हो जाएंगे राइट लेफ्ट? मौलवी साहब देखिए, मेरे ख्याल से मुल्क के इंटरेस्ट में तो है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बनाया जाए, और अगर सियासतदान इधर से उधर होना शुरू किए और जो मुल्क को जो है डैमेज करना शुरू करेंगे अपने आई वुड से धरनों से और जलसों से, देन आई कैन अश्योर यू कि ये सब जो है रैप अप हो जाएगा एंड वी विल कम, जो है दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी जिसको आप थर्ड फोर्स बोले। एंड उसकी वजह ये कि अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, इस वक्त इकोनॉमी की हालत ये है, हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, हमें 22 करोड़ लोगों का देखना है सबने। ये नहीं है कि 4 आदमी या 6 आदमी की वजह से इस पूरे मुल्क को तो स्टेक पे नहीं लगा सकते, या 8 पॉलिटिशियन या 10 जिनको आप लीडर कहें, उनकी वजह से क्या हम इस पूरे मुल्क को स्टेक पे लगा दें? नो वे। देखिए, या तो ये बैठे और जो है जैसे बात हो रही थी मीसा के जमहूरियत हो चुकी है, मीसा के मईशत हो, और उसके बाद सब मिलके इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर नो आर्ग्यूमेंट्स, इट हैज टू गो स्ट्रेट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आपने मिसाक के मईशत की बात की, तो महमूद मौलवी साहब अगर मैं आपसे कहूं तो उसका एक टेम्पलेट जो है वो SIFC की सूरत में मेरे ख्याल से आ चुका है, और आपको लगता है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी होती है दे विल हैव टू फॉलो दैट टेम्पलेट? तो जो SIFC का है उसमें रहकर ही जो बात हो रही जी ये अनरिटन जो है, मगर इट वुड बी फॉर मिनिमम 5 to 10 years। उसकी वजह, वरना कौन इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? कि आज सुबह आपने कोई पॉलिसी दी, कल आप देखिए क्यों ये जब लोन्स की और फाइनेंसेस की बात होती है, आर्मी चीफ को क्यों बुलाया जाता है? उसकी वजह ये उनसे एश्योरेंस लेने के लिए, क्योंकि उनको पता है पॉलिटिकल पार्टीज जो आती हैं फिर वो जो है चले जाती है। तो एश्योरेंस किससे लिया जाता है? एश्योरेंसेस आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट। आप इस देखिए, अब लोग टीवी पे बोलना नहीं चाहते और हकीकत बात नहीं करना चाहते, घुमा फिरा के बात करते। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, और उसको लेके साथ चलना ही होता है। बल्कि वो पॉलिटिशियंस को सबको साथ लेके चलता है ताकि एक पॉलिटिकल जो है चीजें रास्ते हमवार हो और जो है ये तसलसल चलता रहे, ठीक है ना? वरना तो कई, अब ये तीसरा टर्म पूरा हुआ है जो कि कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ, एंड इंशाल्लाह देयर विल बी द फोर्थ टर्म। ठीक है, आपने मुस्तकबिल का जो मंजरनामा पेश किया है, जो मंजरकशी की है महमूद मौलवी साहब, मैं अब्दुल्ला साहब आपसे, डू यू एग्री विद दिस कि ये सिनेरियो लगता है कि एक नेशनल गवर्नमेंट होगी, जिसको बहुत से लोग हंग पार्लियामेंट भी कह देते हैं, लेकिन ये नेशनल गवर्नमेंट कह रहे हैं इट विल बी द फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का कोई ना कोई स्टेक होगा। गुल साहब, आपको भी ये मंजरनामा बनता हुआ नजर आता है तकरीबन आफ्टर दोज इलेक्शंस? मैं दो बातों पे रिस्पॉन्ड कर, ये की हुकूमत क्या मौजूद थी, जो बेड़ा गर्क किसने हुकूमत ने किया वो तो माजी में कोई मिसाल नहीं। दूसरी बात, PTI की हुकूमत पे देखते हैं, वहां जो लोगों को ला ला के मुख्तलिफ जिनकी ना देह मिलते थे
ना उनकी सोच का आपस में वो कोई था, वो आपस में जाके पीटीआई के झंडे क्या वो भी एक किस्म की नेशनल गवर्नमेंट नहीं थी, तो उसका अंजाम क्या हुआ वो भी आपने देखा। ये तो हो गई नेशनल गवर्नमेंट। अब ये तीसरी नेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मूला जो है, ये जो परवान करेगा वो आप और मैं दोनों वक्त देखा। अब आ जाते हैं अजीज साहब की बात पे। अजीज साहब की बात के ऊपर जो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बेहतर होगा और कई बात कि लोगों का उनके ऊपर एतबार होगा। अब ये मुझे बताएं कि जो माजी में पार्लियामान ने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, जो IPPs जो के इंडिपेंडेंट पावर प्लांट थे उनके साथ जो मुआहदात किए, पाकिस्तान को बिजली का बहरान हुआ, पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकला, पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक के नीचे दे दिया गया। ये तमाम जो है ये किन लोगों ने फैसले किए थे? क्या ये जमहूरी हुकूमतों में फैसले हुए थे? तो फिर आप जमहूरियत के इस हुस्न को जरा नजरअंदाज ना करें। आप जो है महमूद मौलवी साहब की तरह एक और बात के ऊपर कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गारंटी के बगैर नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं महमूद मौलवी साहब, बड़े समझदार आदमी हैं। लेकिन ये बता दीजिए कि $22 बिलियन का MOU जो हमारा सऊदी अरब के साथ हुआ था, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आए थे और वहां एक ऑयल रिफाइनरी लगानी थी, वो उसका गारंटर कौन? तो आज करने वाली जो पॉलिटिकल हुकूमत थी उसका नाम भी पता करते हैं। अब जो है वो दूसरा ले लो, सी पैक के ऊपर जो है पिछले 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो सी पैक के ऊपर हमने उनको कुछ जगह देनी थी जहां उन्होंने अपनी इंडस्ट्री कायम करनी थी, या एक जगह भी हमने दे दी है, तो इसमें गारंटर कौन था? ये तो सिर्फ दो बात आपको बताया, बाकी तो थोड़ी। अच्छा, ये जो आपने बात की है, मैं अब्दुल्ला साहब क्योंकि थोड़ी सी कट के आपकी बीच में आवाज है, लेकिन आपने जो बात नेशनल गवर्नमेंट वाली की है, मैं और दूसरी बात जो आपने साहब की बात की जवाब भी दिया कि मिनिस्टर साहब जो है जो कह रहे थे, महमूद मौलवी साहब आज पे कुछ कहना चाहेंगे? कि ये बात दुरुस्त अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट तो PDM की भी तकरीबन थी ना, 13 जमातें, 1-2 जमातें नहीं थी उसमें, और उसके बाद हुआ क्या? आज सब कह रहे हैं कि वो चीनी के हवाले से फैसला उन्होंने किया था, हमने नहीं किया, उसने ये किया था, हमने ये नहीं किया, और वो कोई ओनरशिप लेने को तैयार ही नहीं जो 16 माह में हुआ। तो क्या ऐसी ही एक नेशनल गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं जिसमें PTI भी होगी, या क्या होगा नेशनल गवर्नमेंट? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से मैं इस किस्म की नेशनल गवर्नमेंट जो है ना, ये जो सेटअप बना था, मैं बिल्कुल अब्दुल्ला साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। इट वाज अ डिजास्टर, एंड शहबाज शरीफ साहब को जो दिया था, इट वाज द बिगेस्ट डिजास्टर। उसकी वजह ये है कि वो चाहते थे कि जो बादशाह ले लें कि जी वो बन जाए प्राइम मिनिस्टर और उनके साहबजादे बन जाए चीफ मिनिस्टर। दैट्स नॉट वर्केबल, ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता है। अब आप ये देखें ना, मैं जो नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ जो कि इकोनॉमी के ऊपर हो और सब लोगों के स्टेक हो, जिसमें आई वुड से एवरीबडी इज गॉट अ स्टेक। उसकी वजह अब जो मैं वजह क्यों, आप मुझे बताएं कि 2/3 गवर्नमेंट किसकी बना सकते हैं? PMLN सिंध में नहीं है, PMLN KPK में नहीं है, और जो पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं है, IPP जो है वो अब पंजाब में ऑब्वियसली वी विल गो एग्रेसिव इन पंजाब अगेंस्ट PMLN। KPK में इट वुड बी JUIF एंड जमात इस्लामी। तो आप एक बताएं, क्लियर कट पॉलिसी तो मुझे तो कहीं से नजर नहीं आ रहा कि कोई जो है एक पार्टी जो क्लीन मेजॉरिटी लेके आएगी और वो गवर्नमेंट बनाएगी। सो जो मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि जब ये हालत होगा तो इट हैज टू बिकम अ नेशनल गवर्नमेंट, और वो सिलेक्टेड लोग, अच्छे लोग आ जाएं और उसको बना के आप समझते हैं कि जी जैसे नवाज PMLN कहती है हम 2/3 लेंगे, मतलब देखिए आई वुड से पॉलिटिकल स्लोगन के लिए बहुत अच्छा है, मगर वी हैव टू फेस द रियलिटी ये नहीं है। अच्छा, तो ये अगर ये होता है अजीज नशर साहब आपकी तरफ आते हुए, तो फिर आपको जो अगर यही आता है इंतखाबी नताइज, जो बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि हंग पार्लियामेंट, और अभी ये कह रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट, और सिनेरियो बता रहे हैं कि किस तरह हर सूबे में अलग अलग पार्टी की हुकूमत नजर आती है और फिर मजमूई तौर पर हुकूमत। तो आपने अभी नशर साहब ये फरमाया था कि जब मल्टीलैटरल हमसे डील करती है तो दे वांट अ स्टेबल गवर्नमेंट, एटलीस्ट अ पर्सन जिससे वो डील करें। नाउ अगर फिर से एक हंग पार्लियामेंट विद अ फ्रैक्चर्ड, जिसे कहा जाए कि जो उनका पूरा वोट बैंक है, कोई इधर से कोई इधर से कोई इधर से, देन व्हाट? क्या वो स्टेबिलिटी लाएगा या इट विल ब्रिंग मोर डिस्टेबिलिटी? क्या लगता है आपको? देखें, मैं कानून का भी तालिब इल्म हूँ, तारीख का तालिब इल्म हूँ जी। असल इस सारी चीज़ में बहुत अहम ये है
कि क्या वो हंग पार्लियामेंट आती है या किसी पार्टी को इवन 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो जाती है, ये दोनों ही चीज़ें इमैटीरियल हो जाती हैं अगर आप अपने जो रूल ऑफ गेम हैं, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक चलाएंगे तो ये बिल्कुल हंग पार्लियामेंट भी चल जाएगी। आप देखें दूसरी जंग अजीम के बाद इटली की हुकूमत जो है वो बहुत दफ़ा इवन माइनॉरिटी हुकूमत भी रही है और एक एक दो वोट के साथ भी रही है, लेकिन इटली जो है वो दुनिया के तरक्की याफ्ता 12 तरीन जो है वो 12 मुल्कों में से है। असल सारी चीज़ क्या है, जो रूल ऑफ द गेम है उसके मुताबिक हर कोई अपना अपना काम करे और उसके मुताबिक चले। हमारे यहाँ अदारे भी जब जो है वो बाहर निकल के जो है आउट ऑफ द क्रीज खेलने की कोशिश करेंगे, इसी तरह हुकूमत में एक पार्टी जो है वो दूसरी को स्नब करने की, नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, ना ये कि कौमी जो उसे मैंडेट मिला है उसके लिए करेगी, तो ये बिल्कुल ये प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि ये भले नेशनल गवर्नमेंट, जिसे नेशनल मैं उसे कहता हूँ कोलिशन गवर्नमेंट, भले कोलिशन गवर्नमेंट हो, भले जो है किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी वाली हुकूमत हो, जब तक रूल्स फॉलो किए जाएंगे और नेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो फोरफ्रंट पे रहेगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव फोरफ्रंट पे नहीं होगा, उस वक्त स्टेबिलिटी भी आएगी, तरक्की भी होगी। और ये आज बैठ के यहाँ जो है वो एंटिसिपेट करना कि नून जीतेगी या पीपी जीतेगी, फलानी जगह फलां जीतेगा, ये ज़्यादा ये क्याफा साजी तो हो सकती है। मैं समझता हूँ इस तरह की बातें करके हमें इस टीवी पे बैठ के कौम में और ज़्यादा सारा जो है वो अनसर्टेनिटी पैदा नहीं करनी चाहिए। हम ये बताएं सर, इसमें बात करनी चाहिए। एक बात जो बार बार हो रही है वो एक मीसाक की बात हो रही है कि मीसाक मईशत एटलीस्ट एग्रीमेंट जो आप भी कह रहे हैं कि हमें फोरफ्रंट पे स्टेट के जो गोल्स हैं उनको रखना पड़ेगा, तो डू वी नीड एन एग्रीमेंट फॉर दैट कि ये मीसाक मईशत जो बहुत से लोग कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी जब आर्मी चीफ से मिली थी उन्होंने कहा इलेक्शन से पहले एक मीसाक मईशत हो, अभी भी आपने शो में गुफ्तगू सुनी होगी मीसाक मईशत होना चाहिए। ये क्या है मीसाक मईशत, कोई डॉक्यूमेंट हो, क्या हो, किस तरह से ये क्या इसका मकसद है? जी देखिए बिल्कुल ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकती है। हमारे यहाँ चूंकि मिसाक जमहूरियत के नाम से एक चीज़ जो है वो बनी और जिसके मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जमहूरियत पे पॉजिटिव असरात पड़े, उसी तरह अगर मिसाक मईशत नामी कोई डॉक्यूमेंट भी जो है तमाम पार्टियाँ अग्री करती हैं तो एक बहुत अच्छी बात होगी। मैं ये तमाम चीज़ों से पहले, ये जब ये वर्ड भी आना शुरू हुआ, मैं इससे पहले 1999-2000 में वाशिंगटन वर्ल्ड बैंक में बैठ के ये हमारा इनफॉर्मल सा एक ग्रुप था, पाकिस्तान डेवलपमेंट फोरम, हम वहाँ बैठ के ये गुफ्तगू करते थे क्योंकि 2-2, 2.5 साल की हुकूमतें आती थी। तो मैं ये कहता था ये पैसे किसी प्राइम मिनिस्टर के, किसी फाइनेंस मिनिस्टर के बाप के पैसे नहीं है, ना उसने कोई इसमें कंट्रीब्यूट किया है, ये स्टेट के पैसे हैं। एक तो प्रोजेक्ट जो बनना चाहिए, जो भी कोई मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है डेवलपमेंट का, वो नेशन की डायरेक्शन के लिए ज़रूरी है कि उस पर मल्टी पार्टी कंसेंसस हो। इसी तरह जब नई पार्टी आएगी तो वो पाबंद हो कि जो एक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है नेशन का, उस पर लगा हुआ जितना सरमाया है वो ज़ाय नहीं होगा, उस प्रोजेक्ट को गिवन टाइम में कंप्लीट किया जाएगा। जिस तरह हम बिजनेस वर्ल्ड में करते हैं कि एक फाइनेंशियल क्लोज के साथ प्रोजेक्ट शुरू होता है, भले उस दौरान कंपनी की ओनरशिप भी चेंज हो जाए, उसके मुताबिक वो अमूमन चलता है। इसी तरह नेशनल प्रोजेक्ट जितने सारे हैं वो नेशनल कंसेंसस से बनने चाहिए। एटलीस्ट जो दो पार्टियां मेन हैं, अपोजिशन और गवर्नमेंट, उन दोनों के दरमियान इसमें एक वाज़े जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जब ये प्रोजेक्ट जो है नेशन की बेहतरी के लिए शुरू हो रहा है और आइंदा गवर्नमेंट जो भी आएगी, आज की गवर्नमेंट की आएगी, आज की अपोजिशन की आएगी, कोई तीसरी गवर्नमेंट आएगी, वो उसे आगे लेके चलेगी। इस अंदाज की अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और ये बताइएगा अब्दुल्ला गुल साहब, क्योंकि मीसाक मईशत की बात हो ही रही है, तो वो चाहे डॉक्यूमेंट हम करें या दस्तखत करें या जिस तरह भी करें, लेकिन ये बताएं गुल साहब के कराची में अभी बल्दियाती इंतखाब हुए थे रिसेंटली, आपने भी देखा, हमने भी देखा, आज कितने माह हो चुके हैं लेकिन अभी तक उस पर कंट्रोवर्सी बरकरार है। कभी जमात इस्लामी कोर्ट जाती है, एहतजाज भी होते हैं, उसको चोरी का मैंडेट पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाया जाता है, धांधली का मैंडेट कहा जाता है, ACDC का इलेक्शन कहा जाता है। बल्दियात के लेवल के ऊपर इंतखाबात जो है कराची के, अब तक उनका एक जिसे कहते हैं तनाजा, वो हल नहीं हो सका है। तो ये जो इलेक्शंस है, आपको लगता है विल वी गो थ्रू स्मूथली? क्या हम ये तो नहीं कि हम फिर कोई तनाजात का शिकार होंगे और धरनों की सियासत जिससे हमने बड़ा ऑलरेडी नुकसान उठाया है, क्या हम उस तरफ जा सकते हैं खुदा ना खास्ता? गुल साहब तो
अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब की आवाज क्योंकि हम तक नहीं आ रही है। अब्दुल्ला गुल साहब मैं माजरत हूँ, मुझे ऐसा हम रिकनेक्ट कर लेते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब जी, अब्दुल्ला गुल साहब आपकी कॉल हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी, अच्छा फरमाइएगा गुल साहब, आपकी आवाज अब दोबारा कुछ बोलिएगा प्लीज। नहीं, अब्दुल्ला गुल साहब की आवाज नहीं आ रही, आप रिकनेक्ट कर लें जी। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उससे जोड़ते हैं। पाकिस्तान में सियासी डेवलपमेंट हुई है, साथ साथ आज IMF की टॉक्स भी शुरू हो चुकी हैं। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत माशी और सियासी फ्रंट पर और अदालती फ्रंट पर भी। आफ्टर दिस ब्रेक मैं चाहता हूँ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब सियासी माहौल में तब्दीली, इलेक्शन तारीख की अनाउंसमेंट, इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदर पाकिस्तान को खत, 11 फरवरी मुमकिन तारीख, इस पर और साथ साथ माशी डेवलपमेंट्स पर। अब्दुल्ला गुल साहब आपसे सवाल पूछा था, डिस्कनेक्ट हुई थी लाइन, प्लीज आप साथ हैं तो क्या हम किसी तनाज़े की तरफ तो नहीं बढ़ेंगे आफ्टर द इलेक्शंस? देखिए शहफान साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है तनाज़े तो बढ़ेंगे, और हमने अभी तक जो माजी के अंदर रविश देखी है, हर आने वाला इलेक्शन पहले से ज्यादा खून मांग रहा है। एक तो वो जो दहशतगर्दी के हवाले से, और एक जो आपस में राइवलरी के हवाले से। और ये राइवलरी इस टाइम पे जो है वो अरूज के ऊपर है, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी कि फायरिंग का बेतहाशा इस्तेमाल, असले का इस्तेमाल और पैसे का बेबहा इस्तेमाल। अजीज साहब ने जो बात कही थी वो बहुत अच्छी, बिल्कुल मैं उनसे 100% नहीं 2000% इत्तेफाक राय रखता हूं। किताबी हद तक ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि ऐसा होगा, होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और वेल विशिंग करनी चाहिए। हर मकसद बहन को वेल विशिंग करनी चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये सारे लोग आपस में मिसाके जमहूरियत जो हुआ, जिसकी अभी बात की, मिसाके जमहूरियत के बाद जमहूरियत के अंदर अच्छे रिजल्ट आए या आपको आपस में जो सर पुटबल थी वो ज्यादा नजर आई? ये देख लेना, अभी आपने बलदियाती इंतखाबात की बात की, इसके बाद आपको जो है कोई मस्बत आ रहा है। ये जो आपकी 13 पार्टियां मिलके जो आपस में किया, और उसके बाद अब जो इनके आपस में इख्तिलाफ राय नजर आ रही है, और जिस तरीके से एक दूसरे के साथ ये सख्त जबान इस्तेमाल हो रही है, क्या ये जमहूरियत के तकाजे हैं? दुनिया के अंदर जो जमहूरियतें कायम हैं वो अपनी जमहूरियतों की बुनियाद पे नहीं है, मादरत के साथ वो अपनी अदलिया की बुनियाद के ऊपर है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की अदलिया का 140 नंबर के ऊपर नाम है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और फिर क्या जो SIST है या दीगर है या बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठना है? अजीज साहब माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी है, एक कामयाब बिजनेसमैन है। ये बताएं कि क्या पहली दफा कोई आर्मी चीफ जो है बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठने? क्या जनरल बाजवा साहब नहीं बैठे थे? क्या उससे पहले जो है वो जनरल ऑफिसर नहीं बैठे? लेकिन इसका मतलब है कि जब पॉलिटिसाइज होता है, जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने मफाद के अंदर खेलना शुरू करती हैं, तो इदारों की सोच के ऊपर वो मजबूती इख्तियार कर जाती हैं, क्योंकि वो ताजा इलेक्शन जीत के आए होते हैं, उनके साथ अवाम का मैंडेट होता है। उस मैंडेट को अवाम की भलाई के बजाय वो जो है अपने जाती मफादात नहीं। तो सब मैं फिर इसके बाद सवाल यही है कि फिर आपको फिर हल लगता है क्या? क्योंकि आपकी बात से लगता यही है कि आप कह रहे हैं कि इंतखाबात मजीद खून मांगेंगे, तनाज़ा भी होगा, तो फिर क्या होना चाहिए? नहीं होने चाहिए इंतखाबात? क्या है शहफान साहब, आप इंतखाबात जरूर कराएं, निजाम की तब्दीली के बगैर आपको इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। आप मुझे बताएं, वही करप्ट चेहरे हैं जो बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, कभी पार्टी बदल के आ रहे हैं, कभी जो है वो किसी और छतरी से आ रहे हैं। ये तो ऐसा ही है कि जो बैंड आउटफिट्स हैं, जब उनको बैंड कर देते हैं तो वो एक नए नाम के साथ जो है वो आ जाती है। तो फिर क्या उससे उनकी सोच बदल जाती है या उनके अमाल बदल जाते हैं? कुछ भी नहीं बदलता। इसी वजह से पाकिस्तान पिछले 7 दहाइयों से ऐसे ही मुश्किलात का शिकार होता है। ठीक है, अच्छा अब्दुल्ला साहब अगर जाते तो ये अजीज नशर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद कराची के इंतखाबात बल्दियाती के ऊपर। अजीज नशर साहब जी, मैं सच कराची पे नहीं, कराची का रेफरेंस आया था बल्दियाती इलेक्शन का, तो उस वजह से हमारे साथ सानेहा इस कौम के साथ ये है कि हमने बल्दियात को कभी प्रमोट फ्लरिश होने ही नहीं दिया, बावजूद इसके कि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी गारंटी देता है
इसके लिए निज़ाम कायम करने को कहता है, तो उसका नतीजा ये निकला है कि हमारी जो प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर्स हैं वो बल्दियात के नेशनल फोरम बन गए हैं। मैंने सड़क बनवानी है, मैंने गली बनवानी है, मैंने टेलीफोन लगवाना है। पुराने वक्तों में, अभी शुक्र है वो टेलीफोन का वो नहीं रहा। बेसिकली अगर आप बल्दियात को जो है वो ठीक करेंगे तो लोकल सर्विसेज सारी की सारी वहाँ लोगों को डिलीवर होंगी, और नेशनल पार्लियामेंट जो है ये बैठ के नेशनल इश्यूज़ को डिस्कस करेगी, लॉ मेकिंग करेगी, पॉलिसी मेकिंग करेगी, इंटरनेशनल रिलेशंस को हैंडल करेगी। अब होता ये है कि वहाँ भी जो है, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, यहाँ जिन दिनों इलेक्शन हो रहा, सेशन हो रहा होता है नेशनल असम्बली का या सेनेट का, वो उनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग यहाँ आए हुए होते हैं कि जी यहाँ आजकल वो एमएनए सेनेटर साहब मिल जाएंगे, उनसे मुलाकात हो जाएगी, हम बच्चे की जो है वो जॉब, कोई और दूसरा काम, कोई और सड़क गली बनवाना, वो उनसे वो लिखवा लेंगे। ये इस तरीके से नेशन कभी डेवलप नहीं होगी। नेशन डेवलप होने के लिए ज़रूरी है, कराची के इलेक्शन में मैं समझता हूँ अच्छा हुआ इलेक्शन हुआ, लेकिन कराची के इलेक्शन ने जो है वो एक नेगेटिव मैसेज दिया। उसके एंड पे जो है वो एक नेगेटिव मैसेज आया, और वो खामखा नहीं आया। ट्रांसपेरेंसी उसमें जो है कंप्रोमाइज़ हुई। जहाँ ट्रांसपेरेंसी कंप्रोमाइज़ होगी वहाँ ना आने वाली गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी, ना उसके पास मैंडेट होगा, ना अखलाकी जरूरत होगी कि वो कुछ। इसलिए ट्रांसपेरेंसी होना और लॉ और कानून के मुताबिक किसी भी इलेक्शन का होना, कोई जीते कोई हारे, उसके साथ वो इंतहाई जरूरी है। 13 पार्टियों के 15 पार्टियों की कोलिशन भी काम करेगी। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो आपने बात की बुनियादी जो यही तकरीबन अब्दुल्ला गुल साहब कहते हैं। महमूद साहब, आपकी क्या राय है? कराची के इंतखाबात की मिसाल दी, आप खुद हैं कराची में, ताल्लुक है यहाँ से, आप यहाँ पे सिंध की क़यादत कर रहे हैं अपनी जमात की, तो फरमाए सर, क्योंकि यहाँ पर तो एक बल्दियाती इंतखाब को लेकर तनाज़ा है, खिंचे जा रहा है, चल रहा है, माह से चल रहा है, अदालती मामलात भी हो चुके हैं, उसमें कानूनी पेचीदगियां भी आ चुकी हैं, री इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या हुआ है, और अभी तक उसको हम तय नहीं कर सके। एक जमात मान ही नहीं रही है, जिनका एक बड़ा अच्छा मैंडेट है दूसरी जमात के मैंडेट को। तो ये हम क्या रेप्लिकेट खुदा ना खास्ता कर सकते हैं वफाक के लेवल के ऊपर? क्या इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन डिलीवर कर सकता है? ऑलरेडी इतने इल्जाम लेवल प्लेइंग फील्ड के और इन मामलात पे लग रहे हैं महमूद साहब। जी महमूद मौलवी साहब, जी आपकी आवाज म्यूट तो नहीं है सर, माइक आपका? जी अब सही हो गया। जी जी फरमाइए जी सर। देखिए अभी जो मेरे भाई बात कर रहे थे कराची के इलेक्शंस के ऊपर भी, देखिए जहां तक बल्दिया के इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस तो सही हुए थे। अब हुआ क्या, जो मेयर के ऊपर जो नेगोशिएशन हुई, और मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी और जिसको कहें कि जमात इस्लामी का जो झगड़ा था, और पीटीआई ने जाके के लोगों ने जाके पीपल्स पार्टी से मिल लिया, ये एक देखें, ये मैं कहूँगा कि जोड़ तोड़ जो है एक बड़ी नॉर्मल चीज़ इस वक्त हमारे मुल्क में चल रही है। और वो लोग ये देख रहे थे कि इसलिए वो चले गए पीपल्स पार्टी के पास कि लोगों को ये था कि उनके काम हो जाए, उन इलाकों के काम हो जाए, ताकि हमेशा ये होता था कि जो बल्दियात में होते थे वो हुकूमत में नहीं होते थे। तो इशू ये आता था कि जी हमें फंड्स रिलीज नहीं कर रहे। जैसे कि एमक्यूएम जब थी मेयर, मुझे याद है वसीम अख्तर साहब कहते थे कि यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, तो मैं कहाँ से कुछ करूँगा। अब ये बहाना नहीं हो सकता था कि जी सिंध गवर्नमेंट आपकी है और बल्दियात मेयर आपका है, तो अब तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, और अगर अब आप डिलीवर नहीं कर सकते देन यू विल बी पैक्ड अप। देखिए ना, जमात इस्लामी बिल्कुल एक्टिव थी और काफी एग्रेसिव थी, मगर लोगों का नजरिया यह था कि देखें जमात इस्लामी ने क्लीन मैंडेट नहीं लिया, जो मैं पहले गया। पीटीआई जो कि इतनी पॉपुलर अपने आप को कहती थी, ठीक है ना, उन्होंने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स दिए। ऐसे ऐसे जगहों पे रिजल्ट्स खराब हुए उसमें, और ये मैं बता दूं इन रिजल्ट्स में कोई धांधली नहीं हुई, ये मेरे ख्याल से पीटीआई के लोग भी कहेंगे कहीं धांधली नहीं हुई। बट क्यों ऐसे हुआ, उसकी वजह यह है कि लोग चाहते थे कि जी एक चेंज आ जाए और उनके काम हो। अब ये देखना है कि ये जो मेयर आए हैं
इनके पास देखे ठीक है महमूद साहब, अभी तो क्योंकि इस सेगमेंट का वक्त हमें पहुंच रहा है, मैं महमूद साहब मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, मैं माजरत के वक्त यहाँ पर इतना पे पहुंच रहा है, आपने जो बात की अहम है, अजीज निशर साहब का भी, अब्दुल्ला गुल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हुए हम वाइंड अप करेंगे इस सेगमेंट को यहाँ पर। इसके बाद हमें वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में सियासत, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का फैसला, आइंदा इंतखाबात मुतवक्का, वो तमाम बहस और यकीनी तौर पर सियासी गर्मा गर्मी में मजीद इजाफा मुतवक्का है, लेकिन साथ साथ आईनी कानूनी पेचीदगियाँ और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हालिया फैसला जिसके मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जिसमें कुछ मामला डिफाइन किए गए, इसके बाद काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स और खास तौर पर जो टेररिज्म के हवाले से एक्टिविटीज हैं, एंटी टेररिज्म के हवाले से क्या उनको कोई धचका लग सकता है? क्या खुदारा खासा जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्दों की हौसला अफजाई हुई है, क्या इन पर आईनी कानूनी पेचीदगियां हैं? आईनी कानूनी माहिरीन इस पर क्या कहते हैं? और साथ साथ अहम तरीन बात जो नेशनल सिक्योरिटी की है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। जनाब हुसैन फैसल मुफ्ती साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, एडवोकेट हैं आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ। हुसैन साहब ये फरमाएं कि क्या ये जो आईनी पेचीदगियां हैं ये बढ़ गई हैं इस फैसले के बाद हालिया, या ये कम हुई हैं? हुसैन साहब प्लीज। देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके तहत आर्मी एक्ट 1952 का सेक्शन 21D जो है वो आइन से या बुनियादी हकूक से मुतसादम डिक्लेयर कर दिया है। और दूसरा उन्होंने ये कह दिया है कि 9 मई के वाकयात में जितने भी सिविलियन ट्रायल हो रहा था मिलिट्री कोर्ट्स में, वो ट्रायल अब नहीं होगा। इसमें समझने की बात यह है कि बहुत सारे लोग, अवाम और खासतौर पर हम बार में भी बैठते हैं, बहुत सारे लॉयर्स का भी ये ख्याल है कि शायद जो 9 मई के वाकयात हैं, उन वाकयात के बाद एक सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करने के लिए एक रिजीम जो है वो खड़ा किया गया है। ऐसा कतन नहीं है। ये बेसिकली 21D जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया है, ये 1967 में गालबन अयूब खान साहब का दौर था, उस जमाने में ऑर्डिनेंस के जरिए इनकॉर्पोरेट किया गया था। और जो दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जो पीनल क्लॉज है, वो 1923 का कानून है और उसको भी तकरीबन 1 सदी गुजर चुकी है। और मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है 2000 से लेके आज 2023 है, 1100 से ज्यादा सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल हो चुके हैं। एक इसमें ऐसा रिजीम भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी तौसीक खुद दी थी, सवाद ऑपरेशन की बात मैं कर रहा हूँ। सवाद ऑपरेशन जो है, इसमें मेरी नाकस राय और इतला के मुताबिक 18 या 20 लोग एग्जीक्यूट भी किए जा चुके हैं। अब मसला ये है कि क्या इस फैसले का असर आपके जो एफर्ट है टेररिज्म के खिलाफ, उस पर असर पड़ेगा? आप तालिबान को देखें, तालिबान में एक खुशी की लहर है क्योंकि वो आज भी सोरश पपा किए हुए हैं आपके शुमाली इलाका जात में। अब अगर फर्ज करें कि एक मैं आपको सिनारियो बताता हूं कि फर्ज करें कि हमारे यहाँ आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज में और GHQ और बहुत सारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स में सिविलियंस भी एज एम्प्लॉय काम करते हैं फौज के साथ और बड़े क्लोजली कनेक्टेड होते हैं फौज के अफेयर्स के साथ। आप फर्ज करें कि वो एक ऐसा बंदा जो GHQ में बतौर सिविलियन काम कर रहा है, वो आपकी एक फाइल लेके निकल जाता है, आप उसे पकड़ लेते हैं। अब इसमें 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि वो फाइल जो है, जो वो लेके निकल गया, आपने उसे अप्रीहेंड कर लिया है, क्या उसे आप सिविल साइड पे ट्राई करेंगे? अगर सिविल साइड पे ट्राई करेंगे तो वो एक फाइल जो आपने उस बंदे को पकड़ के वापस हासिल कर ली है, तो जब आप सिविलियन साइड पे वो ट्रायल करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको पुलिस को दिखानी पड़ेगी या किसी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिखानी पड़ेगी, वो चलान का हिस्सा बनेगी। जब चलान का हिस्सा बनेगी तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे फ्लैश कर रही होगी। आपने एक बंदे को तो रोक दिया, आप मीडिया को कैसे रोकेंगे? आप बाकी सिविलियन साइड पे जो जितने भी आपकी पैराफर्नेलिया है उसमें लोग काम करते हैं, उनको कैसे रोकेंगे? तो इसलिए ये सिविल साइड पे भी इन कैमरा प्रोसीडिंग की प्रोविजन सही। और इसमें क्योंकि ये बताएंगे, आपने कहा कि तारीखी पस मंजर भी इसका है कि ये मामला इससे पहले इसकी तशरीह हो चुकी है, आईनी कानूनी तौर पर इस्तेमाल भी हो चुका है और आप केसेस गिनवा भी रहेंगे कितनी बार हो चुका है। तो इसको यानी इसको पॉसिबल है कि आईनी कानूनी ऑप्शन वफाकी हुकूमत के पास क्या है? और दूसरी बात, क्या प्रेसिडेंट ऐसा मौजूद है इससे पहले के माजी के तशरीह और आइन के हो चुकी हो, फैसला कुछ आ चुके और उसके खिलाफ खुद
सुप्रीम कोर्ट गया हो, इसकी प्रेसिडेंट मिलती है? और दूसरी बात, कानूनी ऑप्शंस क्या हैं फॉर द फेडरल गवर्नमेंट? देखिए, सबसे पहला जो केस इसकी सुप्रीम कोर्ट ने तौसीक की थी ब्रिगेडियर अली थे, उनके केस में उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उस वक्त वो रिटायर हो चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तौसीक की हुई है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये आज नहीं, ये तकरीबन हर सिविलियन जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करता है। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले से पहले तक इस सारे रिजीम की तौसीक कर चुकी है। और दूसरी बात यह है कि अभी फर्ज करें कि एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत अपील का राइट भी है। फेडरल गवर्नमेंट अपील में, मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन में अपील फाइल हो जाएगी और होपफुली जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, जो आपकी स्ट्रेटेजिक एसेट्स बहुत वल्नरेबल हैं, पूरी दुनिया इस वक्त कह रही है कि भाई आप अपने GHQ को सिक्योर नहीं कर सकते, आप छोटी छोटी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अपनी सिक्योर नहीं कर सकते, तो आप तो इस काबिल ही नहीं है कि आप अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को मतलब कि उनकी हिफाजत कर सकें या सिक्योर कर सकें। ये एक ऐसी बात है जो पूरी दुनिया को इस वक्त मिल गई है और इंडियन मीडिया इस वक्त इतनी हर्जा सराई कर रहा है कि जो फौज अपने GHQ में दाखिले एक मॉब को नहीं रोक सकती, वो हमारे एजेंट्स को या हमारे फौजियों को कैसे रोकेगी? 9 मई के हवाले से पाकिस्तानी अफवाज की जो पोजीशन है वो खासी वल्नरेबल है इंटरनेशनल। ठीक है हुसैन साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया और अपना नुक्ता नज़र इस पर। हुसैन मुफ्ती साहब कानूनी नुक्ता नज़र से समझा रहे थे कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इससे कबल फैसले आए हैं। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। नाज़रीन, आपके सामने आज मुल्क में आने वाले इलेक्शंस, सियासी और माशी इस वक्त पेशरफ्त और ख़ास तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के हवाले से गुफ्तगू हुई। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।